जय श्री सीताराम। समस्त ज्योतिष प्रेमियों को मेरा राम राम। प्रिय दर्शकों, आज हम आ पहुंचे हैं एक बहुत ही रोचक विषय पर आधारित कार्यक्रम लेकर के, जिसके बारे में समाज में तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जाती हैं। लोगों को तमाम प्रकार से डराया जाता है। ये काल सर्प दोष है क्या? आपने बहुत सुना होगा कि इस व्यक्ति के कुंडली में काल सर्प दोष है, उस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष है। ये काल सर्प दोष होता क्या है? काल सर्प दोष के लक्षण क्या है? अगर आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है तो इसका निवारण कैसे किया जा सकता है? लोगों के मन में जो भ्रांतियां बनी हुई हैं, जो लोगों के मन में डर बना हुआ है, आज वो सब निकाल करके बाहर करने के लिए कार्यक्रम लेकर के हम आ पहुंचे हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को बताएंगे कि काल सर्प दोष होता क्या है। काल सर्प दोष प्राचीन ग्रंथों के अनुसार दृष्टिगोचर है। अब काल सर्प दोष आपकी कुंडली में होगा, तमाम प्रकार की समस्याएं आती हैं। ये काल सर्प दोष होता क्या है, इसके बारे में अगर चर्चा की जाए तो तमाम ज्योतिषी इसके बारे में बताते हैं कि पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर होता है। आपके जन्म कुंडली में उत्पन्न पितृदोष के कारण यह होता है। तमाम प्रकार का है, लेकिन जो सरल शब्दों में हम आपको बताना चाहेंगे कि आप अपनी जन्म कुंडली सामने रख करके और स्वयं जान पाएं कि काल सर्प दोष होता क्या है, वो बहुत आसान तरीका हम बताएंगे। आज सबसे आसान तरीके से, अगर आपको ज्योतिष का ABCD भी नहीं आता तब भी आप आज जान जाएंगे कि आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है या नहीं है। अगर है तो इसका निवारण कैसे किया जा सकता है, और अगर काल सर्प दोष है, निवारण नहीं करवा रहे हैं तो इससे क्या समस्याएं उत्पन्न होंगी, ये सारी जानकारी आज हम देंगे। हाँ, एक चीज और है, काल सर्प दोष हर एक परिस्थिति में खराब नहीं होता। हर परिस्थिति में काल सर्प दोष को हानिकारक नहीं कहा जा सकता है। कुछ परिस्थितियों में यह हमारे लिए लाभप्रद भी है। लेकिन हम ये विस्तार से चर्चा करें, ये सब के बारे में हम एक एक करके आप लोगों को बताएं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने अन्य मित्रों के पास शेयर कीजिए, खासकर उन लोगों के पास शेयर कीजिए जिनके दिमाग में भ्रम उत्पन्न हुआ है कि हमारे जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है, इससे हम कैसे छुटकारा पाएं, इसके प्रभाव में हम कैसे कमी कर ले जाएं। हमारे जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है भी या नहीं है, तमाम प्रकार से प्रश्न जिनके मन में गूंज रहे हैं, उनके पास तक जरूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा। चलिए हम प्रारंभ कर देते हैं कि काल सर्प दोष होता क्या है। ये आप अपनी जन्म कुंडली देख करके कैसे जान पाएंगे कि हमारी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है। आप अपनी जन्म पत्रिका सामने रख लीजिए। देखिए राहु कहां बैठे हुए हैं और केतु कहां बैठे हुए हैं। चाहे जहां बैठे हो, यही नहीं कह रहा है, किसी भी 12 भाव में से किसी भी भाव में राहु और केतु की स्थिति देख लीजिए। अब राहु और केतु के बीच में क्या अन्य 7 ग्रह आ रहे हैं? जैसे हमने एक एग्जाम्पल के लिए एक जन्म कुंडल यहां पर रखा है। देखिए राहु द्वितीय भाव में है और केतु अष्टम भाव में है। इन दोनों के बीच में हमारे समस्त ग्रह आ गए हैं। अगर इन दोनों के बीच में समस्त ग्रह आ रहे हैं तो हमारे जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है। अगर इसमें से कुछ ग्रह बाहर हैं, किसी अन्य भाव में बैठे हुए हैं, यानी राहु और केतु के बीच में ना आकर के बाहर हैं, तो हमारी जन्म कुंडली काल सर्प दोष से मुक्त है। अगर ऐसा है तो काल सर्प दोष है। अब काल सर्प दोष तो 12 प्रकार से होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बताते हैं
कि काल सर्प दोष अगर आपकी जन्म कुंडली में है और आप जन्म कुंडली पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो इसके लक्षण क्या क्या हैं, आप कैसे जान पाएं कि हमारी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपको ज्योतिष के बारे में नहीं पता है, आपने अपनी जन्म कुंडली किसी को दिखाई नहीं है, तो आपके साथ अगर इनमें से कुछ समस्याएं हो रही हैं, जैसे जो हम आगे बताने चल रहे हैं, इनमें से अगर कुछ भी समस्याएं आपके साथ हो रही हैं, आप मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है। अब कौन कौन से लक्षण होते हैं? सबसे पहले आप देखिए कि अगर आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है तो आपको स्वप्न में सांप दिखाई देगा। अर्थात जब आप सोएंगे आपके स्वप्न में नाग देवता दर्शन देंगे। आप मानिए कि आपकी जन्म कुंडली में हो सकता है काल सर्प दोष हो, आप किसी ज्योतिषी के पास जा सकते हैं, अपनी जन्म कुंडली दिखा सकते हैं। आप बहुत ज्यादा परिश्रम करते हैं, आप परिश्रमी हैं, आप कर्म करने में पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन उसका फल आपको नहीं मिल रहा है। कठिन परिश्रम के बाद भी आपके जीवन में सुकून नहीं है, आपके कठिन परिश्रम का फल आपको नहीं मिल रहा है। आप मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष हो सकता है। आपको जन्म कुंडली विश्लेषण करवाने की आवश्यकता है। आप मानसिक रूप से परेशानी का सामना कर रहे हैं, आप किसी भी मामले को लेकर के अगर मानसिक रूप से बार बार परेशान हो रहे हैं तो हो सकता है काल सर्प दोष हो। या आपके जन्म कुंडली में अगर काल सर्प दोष है तब आप मानसिक रूप से परेशान रहेंगे। आपके व्यापार में आर्थिक संकट आता रहेगा। आप छोटा मोटा व्यापार करते हो, बड़ा व्यापार करते हो, आपके व्यापार में आर्थिक संकट आता रहेगा यदि आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है। आप किसी भी कार्य के प्रति, आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं उसके बारे में सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारे लिए उचित होगा, क्या अनुचित होगा, इन सब के बारे में अगर आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो ये काल सर्प दोष का ही कारण हो सकता है। आप ना चाहते हुए भी व्यर्थ की शत्रुता लेते हुए चल रहे हैं लोगों से, आप बचा करके चल रहे थे लेकिन आप नहीं चाह रहे थे किसी सामने वाले व्यक्ति से हमारी शत्रुता हो जाए, विवाद हो जाए, अनायास हो जाता है ना चाहते हुए भी। ये भी आपके काल सर्प दोष का ही लक्षण है। आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, किसी प्रकार से आपकी प्रगति में बाधा उत्पन्न हो रही है, काल सर्प दोष का कारण है। और जो हम बताने अब चल रहे हैं ये तो बहुत बड़ी समस्या लेकर के आता है। आप जिस भी परिवार में रह रहे हैं उस परिवार में कलह क्लेश मचा हुआ है। आपके उस परिवार में विवाह योग्य बच्चे तैयार हैं, विवाह में विलंब हो रहा है, आपके जन्म कुंडली में काल सर्प दोष का ही कारण है ये। आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से यदि आप क्षति महसूस कर रहे हो, आप मान के चलिए आपके जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है। अब काल सर्प दोष अभी हमने बताया कि 12 प्रकार से होते हैं। काल सर्प दोष 12 प्रकार से। 12 प्रकार कैसे बनेंगे? यही राहु और केतु की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि राहु लग्न में हो, केतु अष्टम में हो, सारे ग्रह इनके बीच में आ जाए यहां, काल सर्प दोष। राहु द्वितीय हो, केतु अष्टम हो, सारे ग्रह इनके बीच में आ जाए, काल सर्प दोष। राहु तीसरे भाव में, केतु 9वें भाव में, समस्त ग्रह इनके बीच में आ गए, काल सर्प दोष। इसी प्रकार से 12 प्रकार का काल सर्प दोष होता है। सब अपनी अपनी स्थिति के अनुसार आपको हानि भी पहुंचाते हैं, अपनी अपनी स्थिति के अनुसार आपको मानसिक पीड़ा देते हैं
तमाम प्रकार के क्लेश देंगे, तमाम प्रकार के कष्ट देते हैं। अब ये कैसे देते हैं, कौन देते हैं, किस भाव में रह के क्या कष्ट देंगे, क्या हानि पहुंचाएंगे, एक एक करके हम चर्चा करने चल रहे हैं। चलिए शुरुआत कर देते हैं सबसे पहले लग्न से, कि हमारे लग्न में यदि राहु बैठे हों यहां पर और सप्तम भाव में केतु बैठे हों। अब देखिए 12 प्रकार के काल सर्प दोष का अलग अलग नाम भी है और वो अपने नाम के हिसाब से काम करेंगे। हम बता रहे थे कि लग्न में राहु, सप्तम में केतु, यानी जब लग्न से सप्तम भाव होता है तब ये जातक को कैसा प्रभाव देंगे वो बताने के पहले नाम बता दें आपको। इनका नाम होता है अनंत काल सर्प योग। लग्न और सप्तम में राहु केतु बैठे हैं, सारे ग्रह इनके बीच में बैठे हुए हैं, तो इस प्रकार के काल सर्प दोष का नाम है अनंत काल सर्प योग। ये क्या करते हैं, इस काल सर्प दोष से जातक को अस्थिरता आ जाती है, अशांति प्राप्त होती है, जातक के सम्मान में कमी होगी, वैवाहिक जीवन में अस्थिरता बनी रहती है, मानसिक क्लेश होता है। अच्छा हाँ, मान लीजिए हमने बताया था शुरू में कि अगर कहीं समस्या है तो उसका निवारण भी होगा। अब लग्न और सप्तम से बन रहा था, हमारे जीवन में अस्थिरता आ रही, अशांति आ रही है, मान सम्मान में कमी आ रही है, तो इसका उपाय क्या करें। उपाय ये है कि आप अनंत नाग की पूजा कीजिए। अगर आपके जन्म कुंडली में अनंत काल सर्प योग है तो आप अनंत नाग की पूजा कीजिए, आपको लाभ होगा। अब मान लीजिए आ गए राहु हमारे द्वितीय भाव में जो धन का भाव है, तो केतु कहां आ गए, अष्टम भाव में। अब यहां आ गए तो क्या नाम बना, कुलिक काल सर्प योग। कौन सा, कुलिक काल सर्प योग। कैसे बना, द्वितीय और अष्टम भाव से, यानी राहु द्वितीय में, केतु अष्टम में आए। ये क्या करेंगे, ये स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालेंगे, यानी हमारे स्वास्थ्य को खराब करेंगे। ये द्वितीय भाव धन का भाव, वाणी का भाव, कुटुंब का भाव है, हमें धन के लिए संघर्ष कराएंगे। अगर हमारी जन्म कुंडली में कुलिक काल सर्प योग है तो हमें धन के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, और थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। आपकी वाणी कड़वी हो जाएगी। वैसे भी अगर आपके द्वितीय भाव में राहु बैठ गए हैं तो आपकी वाणी में विकार उत्पन्न कर देते हैं, और अगर ये काल सर्प योग बना रहे हैं तो वाणी की मधुरता में कमी कर देंगे, धन के लिए संघर्ष करवाएंगे। तीसरा क्या बताए थे इसमें, कुटुंब का भाव भी इसी को बताए थे, तो आपके परिवार से आपका विरोध करवा देंगे। अगर कुलिक काल सर्प योग आपकी जन्म कुंडली में बन रहा है तो आपके परिवार से ही आपका विरोध होगा। आप बहुत बड़ा से बड़ा, बहुत अच्छा से अच्छा काम कर दीजिए, आपको यश की प्राप्ति नहीं होगी। जो समाज में आपकी यश कीर्ति फैलनी चाहिए थी वो नहीं फैल पाएगी, और अगर फैलेगी भी तो अपेक्षाकृत कम फैलेगी। जितना होना चाहिए था आपका सम्मान वो नहीं हो पाएगा। अच्छा, कुलिक काल सर्प योग आपके विवाह में भी बाधा लेके आता है। ये अष्टम भाव में केतु बैठे हैं, द्वितीय भाव में राहु बैठे हैं, आपके विवाह में भी बाधा उत्पन्न कराएंगे, कुछ ना कुछ विघ्न डाल देंगे। विवाह हो करके आपका टूट जाएगा, बात पक्की हो करके आपकी कैंसिल हो जाएगी। तीसरे की बात करें कि तृतीय भाव में राहु हो और नवम भाव में आकर के केतु बैठ जाए।
सभी ग्रह इन दोनों के बीच में आ जाएं। काल सर्प योग हमने शुरू में बताया था, एक बार पुनः आपको याद दिलाना चाहेंगे कि राहु और केतु के बीच में अगर सभी ग्रह रहेंगे तो काल सर्प योग, अगर तृतीय और नवम से काल सर्प योग बन रहा है तो इसका नाम है वासुकी काल सर्प योग। अब वासुकी काल सर्प योग क्या करेगा? पारिवारिक विरोध कराएगा। अगर वासुकी काल सर्प योग बन रहा है तो यह आपका पारिवारिक विरोध करवा देगा, सामाजिक समस्याएं उत्पन्न करवाएगा, आर्थिक समस्या आपके लिए उत्पन्न हो सकती है। आप अगर व्यापार करते हैं तो व्यापार में परेशानी हो जाएगी। नवम भाव को आपके धर्म का भाव भी कहा जाता है, भाग्य का भाव भी कहा जाता है। अब यहां केतु बैठ जाएंगे और काल सर्प योग बन रहा है तो आपको नास्तिक बना देंगे। यहां केतु बैठे आपको नास्तिक बनवा देंगे। आपको जितना मिलना चाहिए था भाग्य का साथ भी नहीं मिलेगा। आपको छोटे छोटे कार्यों के लिए बहुत बड़ा बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। आपके जीवन में संघर्ष ही रहेगा। अगर चौथे की बात करें कि चतुर्थ भाव में केतु आके बैठ जाएं और दसम भाव, माफ कीजिएगा शायद गलत बोल गए, चतुर्थ भाव में राहु आकर के बैठे और दसम में केतु बैठ जाएं। चतुर्थ से दसम इनके बीच में समस्त ग्रह आ गए तो इस प्रकार के काल सर्प योग का नाम है शंखपाल काल सर्प योग। इसका क्या नाम? शंखपाल काल सर्प योग। चतुर्थ भाव आपके सुख का भाव, भूमि भवन वाहन का भाव, दसम भाव आपके कर्म का भाव, आपकी नौकरी का भाव, आपकी सरकार से आपकी टच का भाव, जो कह सकते हैं सरकार से आपका मान सम्मान संपर्क की बात कर सकते हैं, ये होता है। चतुर्थ में राहु बैठे, दसम में केतु बैठ गए, सारे ग्रह इनके बीच में आ गए। क्या करेंगे ये? आपको व्यवसाय में हानि करवा देंगे। आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में आपको हानि उत्पन्न करवाएंगे। आपके शिक्षा में बाधा उत्पन्न करवा देंगे। आप शिक्षा लेना चाह रहे हैं लेकिन किसी ना किसी कारणवश आपके शिक्षा में बाधा उत्पन्न करवा देंगे। व्यापार करेंगे, हानि देंगे व्यापार में। आपके जीवन में धन धान्य की कमी कर देंगे। भूमि भवन वाहन के सुख से आपको वंचित कर सकते हैं। हर एक परिस्थिति में आपको संघर्ष करवाते हुए दिखेंगे। इस काल सर्प योग का नाम है शंखपाल काल सर्प योग, जो चतुर्थ और दसम से बन रहा है। अगले में चलें पंचम से और एकादश भाव से। देखिएगा, पंचम में राहु बैठे, एकादश में केतु बैठे, सारे ग्रह इनके बीच में आ गए। काल सर्प योग तो बन गया। नाम क्या होगा? पद्म काल सर्प योग। कैसे बना? पंचम और एकादश से बना। पंचम भाव और एकादश भाव, इन दोनों के बीच में सभी ग्रह बैठ गए। क्या करेंगे? सबसे पहले हमको संतान से दुखी कर देंगे। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, आपकी विद्या का विचार किया जाता है, प्रेम का विचार किया जाता है। एकादश भाव आपका लाभ का भाव होता है, आपकी आय का भाव होता है। यहां बैठ गए राहु और केतु, सभी ग्रह इनके बीच में पद्म काल सर्प योग का निर्माण हुआ। क्या करेंगे? संतान से दुख दिला देंगे। आपका आपके पुत्र से दूर रहना हो सकता है। शुरुआत में तो आपको संतान के लिए कष्ट होगा, संतान उत्पत्ति में देरी करवा सकते हैं, बाधा उत्पन्न करवा सकते हैं। आपको संतान हो गया तो आपको अपने पुत्र से दूर रहना पड़ सकता है। कारण कुछ भी होगा लेकिन आपको अपने पुत्र से दूर रहना पड़ सकता है।
आपको असाध्य रोग हो सकता है। अगर पद्म नामक काल सर्प योग आपके जीवन में बन रहा है तो आपको असाध्य रोग हो सकता है। दुर्घटना की भी संभावना बना देंगे, किसी न किसी प्रकार से दुर्घटना की संभावना बना देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपके जीवन में कहीं से किसी कारण से किसी के माध्यम से विश्वासघात का भी सामना करना पड़े आपको। संघर्षपूर्ण जीवन तो काल सर्प योग लेके आता ही आता है। आप सब प्रकार के दुख गिना लीजिए और एक शॉर्टकट में बता दीजिए कि संघर्षपूर्ण जीवन मतलब सारे प्रकार के संघर्ष शामिल हो गए। अच्छा, अगर ये पंचम में ना होकर के छठे भाव में राहु बैठ जाए, केतु जा करके 12वें भाव में बैठ गए। अब ये छठे से द्वादश काल सर्प योग बना, छठे से द्वादश, इसे कहते हैं महापद्म काल सर्प योग। ये क्या करेगा? ये आपके अंदर चरित्रहीनता उत्पन्न करवा सकता है। आपकी पत्नी से आपका बिछोड़ करवा सकता है। ये महापद्म नामक काल सर्प दोष आपको चरित्रहीन बनाता है, पत्नी से बिछोड़ करवा देता है, शत्रुओं से पराभव कराता है, आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी लाएगा। अगर ये महापद्म नामक काल सर्प योग आपके कुंडली में बना है तो आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो सकती है। हो सकता है आपके जो शत्रु हैं आपके लिए दिन प्रतिदिन कुछ नया नया षड्यंत्र रचें और उस षड्यंत्र का आप शिकार भी हो जाएं। ये देखिए, लग्न से शुरू किए छठे भाव तक राहु आए और एक एक करके सब भाव में केतु बैठे। एक चीज आपको हमने इसके पूर्व वीडियो में बताया था, राहु जहां बैठेंगे वहां से सप्तम केतु बैठते हैं। राहु और केतु एक दूसरे के सीध में होते हैं और इन्हीं के बीच में अगर कोई ग्रह आ जाता है तो काल सर्प योग का निर्माण हो जाता है। अब यहां तक आ गए, एक अलग हम आपको दिखाएं अगली स्लाइड। अब इसी का उल्टा चालू हुआ कि केतु आके बैठे लग्न में, राहु बैठे सप्तम में। पहले क्या था? राहु थे लग्न में, केतु थे सप्तम में। अब केतु सप्तम में, राहु केतु लग्न में, राहु सप्तम में बैठ गए। इस काल सर्प दोष का क्या नाम होगा? इसका नाम होगा तक्षक काल सर्प योग। तक्षक नामक काल सर्प योग ये सप्तम से लग्न के बीच बनता है, यानी 7वें से लग्न के बीच में यहां सभी ग्रह अगर उत्पन्न हो गए, आके बैठ गए तो तक्षक नामक काल सर्प योग हुआ। ये आपके विवाह में बाधा उत्पन्न करेंगे, आपके वैवाहिक जीवन में बाधा उत्पन्न करेंगे। यदि विवाह हो गया आपका तो आपके वैवाहिक जीवन में बाधा उत्पन्न करेंगे। आप कहीं कोई जॉब कर रहे हैं, आपकी पदोन्नति में बाधा उत्पन्न करेंगे, आपके व्यापार में विघ्न बाधा उत्पन्न करेंगे। तरह तरह की समस्याएं लेकर के आएंगे आपके जीवन में। आप ना चाहते हुए भी ऐसी ऐसी समस्या में फंस जाएंगे कि जीवन आपका संघर्षपूर्ण हो जाएगा। दूसरे में चले, राहु आ गए अष्टम में। हमने बताया भी राहु से सप्तम केतु रहेंगे, तो राहु अगर अष्टम में आ गया तो केतु द्वितीय में आ जाएंगे, 7वें भाव में ही रहेंगे। अब ये द्वितीय में, ये अष्टम में क्या करने वाले हैं? दोनों बना देंगे कारकूटक काल सर्प योग। ये सभी प्रकार 12 प्रकार के काल सर्प दोष का ही नाम बता रहे हैं। ये अष्टम से द्वादश अगर बन रहा है तो कारकूटक काल सर्प योग बनेगा। ये आपको तरह तरह की बीमारियों से पीड़ित कर देंगे, कई प्रकार से आपको बीमार बना देंगे।
आपके जीवन में धन की कमी करवाएंगे। अगर आपके पास धन है तो उसकी हानि होती जाएगी। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में बाधा उत्पन्न होगा। अगर नौकरी नहीं कर रहे हैं तो नौकरी पाने में समस्या उत्पन्न होगी। आप अपने ही मित्रों के माध्यम से नुकसान उठाएंगे। आपके जो मित्र हैं वही आपको हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हाँ, ऐसा भी हो सकता है अगर ये कारकोटक नामक काल सर्प योग आपकी कुंडली में है तो ये संभव है कि आपकी अकाल मृत्यु जैसी समस्या भी हो सकती है। ये मृत्यु का भाव भी कहा जाता है अष्टम भाव को। ये अचानक कुछ प्राप्त करने वाला होता है, अचानक कोई घटना घटित कराने वाला होता है। मृत्यु का भाव होता है अष्टम भाव, और अष्टम से द्वितीय यानी राहु अष्टम में केतु द्वितीय में कारकोटक नामक काल सर्प योग बना। ये आपको अचानक मृत्यु भी दे सकता है, अकाल मृत्यु भी दे सकता है। अगले काल सर्प दोष का निर्माण कैसे होगा? अगले का होगा अगर राहु नवम में आ जाएं और केतु तृतीय में आ जाएं। अब देखिए, राहु नवम में केतु तृतीय में काल सर्प दोष का निर्माण होगा यदि इनके बीच में अन्य सभी सातों ग्रह आ गए। सभी ग्रह आ गए, नाम क्या हुआ? शंखचूर्ण काल सर्प योग। एक चीज देखिएगा, हो सकता है आप किसी अन्य ज्योतिषी के संपर्क में गए हों या यूट्यूब पे पड़े हुए अन्य वीडियो को देखे हों तो कोई आपको बता देगा शंखनाद काल सर्प योग। कंफ्यूज मत होइएगा, शंखनाद या शंखचूर्ण दोनों एक ही है। ये नवम और तृतीय से इसका निर्माण होता है। अगर नवम और तृतीय में राहु और केतु का संबंध बन रहा है, इनके बीच में सभी ग्रह बैठ गए तो शंखचूर्ण काल सर्प योग का निर्माण हुआ। क्या करेंगे? ये भाग्यहीनता देंगे, भाग्य आपका साथ नहीं देगा। व्यापार करेंगे, व्यापार में हानि होगा, परिवार में आपके कलह उत्पन्न होगा, आप कोई कार्य कर रहे हैं, कार्यों में बाधा आएगी, तरह तरह की ऐसे समस्याएं उत्पन्न अगर हो रही हों तो उस काल सर्प दोष का नाम शंखचूर्ण काल सर्प दोष। और ये निर्माण कैसे होता है? नवम में राहु, तृतीय में केतु से। ठीक है, अगला चलते हैं। अगर दशम में राहु आ गए और चतुर्थ में केतु आ गए। हाँ, ये बताने से पहले एक चीज और याद दिला देना चाहते हैं कि आप बने रहिएगा। हम सभी प्रकार के काल सर्प दोष का बहुत ही सरल, बहुत ही सटीक उपाय आपको बताएंगे जो एक सामान्य व्यक्ति भी कर सकता हो। ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़े धनाढ्य हैं, बहुत पहुंचे हुए इंसान हैं तभी वो उपाय कर पाएंगे। बहुत ही सरल उपाय बताएंगे, सबके पहुंच में रहने वाला उपाय बताएंगे। ऐसा नहीं कि आपको हम बता दें आप कर ना पाए। चलिए, दशम में राहु और चतुर्थ में केतु हो गए। काल सर्प दोष का क्या नाम है? पातक काल सर्प योग। क्या नाम? पातक काल सर्प योग। क्या करेगा? आपके माता पिता से आपके संबंध खराब कराएगा। माता पिता से आपका संबंध खराब हो जाएगा। आपको हो सकता है किसी का वियोग हो सकता है, आपको किसी से बिछड़ा हो सकता है, माता पिता से ही हो सकता है। ज्यादातर संभावनाएं यही बनती हैं। पातक काल सर्प दोष में जातक अपने माता पिता से बिछुड़ जाता है या माता पिता के वियोग में जीवन बिताता है। माता पिता के संबंध जो उसके हैं बहुत कठिन हो जाते हैं। अगला काल सर्प दोष, एकादश भाव में राहु और पंचम भाव में केतु अगर बैठे हों और सभी ग्रह इनके बीच में आ जाएं तो वहां बनता है विषधर काल सर्प योग। एकादश भाव में राहु और पंचम भाव में केतु बैठे हों, काल सर्प दोष का नाम विषधर काल सर्प दोष। क्या करेंगे ये
आपको हृदय रोग दे सकते हैं, हार्ट पेशेंट आपको बना सकते हैं, आपको अनिद्रा का शिकार बना सकते हैं। ये ऐसा देखा गया कि विषधर काल सर्पदोष जिसके कुंडली में है वो अपने बहुत प्रिय व्यक्ति से बिछुड़ जाता है। जो आपका बहुत ज्यादा प्रिय होगा उससे आपका बिछड़ाव करा देंगे विषधर काल सर्पदोष। आपको असाध्य रोगों के लिए आमंत्रित करने के लिए प्रेरित करेंगे। मतलब आज कुछ ऐसा काम करेंगे कि आपको असाध्य रोग होने की संभावना प्रबल हो जाए। आपके जीवन में लाभ की संभावना ना के बराबर हो जाएगी। अगर आप ये सोच रहे हो किसी माध्यम से हमको लाभ होगा तो ना के बराबर समझिएगा। आखिरी काल सर्पदोष यानी राहु बैठ गए द्वादश में, केतु बैठ गए छठे भाव में। राहु द्वादश में और केतु अष्टम भाव में बैठ गए। काल सर्पदोष का नाम हो गया शेष नाग काल सर्पदोष। हम पुनः आपको याद दिलाना चाहते हैं, हो सकता हम इस बात के बीच में आपको ना बता पाए हो, लेकिन ध्यान दीजिए हम केवल राहु और केतु की स्थिति बता रहे हैं। आप ये मान के चलिए इनके बीच में सारे ग्रह जब होंगे तभी आपके जीवन में काल सर्पदोष का निर्माण होगा। और अगर 12वें में राहु, छठे में केतु हैं, सारे ग्रह बीच में हैं, तो नाम है शेष नाग काल सर्पयोग। ये क्या करेंगे? आपके जीवन में शत्रुओं की अधिकता कर देंगे। शत्रु आपके ज्यादा होंगे, दिन प्रतिदिन आपके शत्रु बढ़ेंगे। आपके मानसिक सम्मान में, मानसिक सम्मान कह दें या मानसिक शांति कह दें, उसमें कमी लाएंगे। पद प्रतिष्ठा की कमी कर देंगे। आपके जीवन में धन हानि कर देंगे। हो सकता है आपके आंखों में भी समस्या उत्पन्न हो जाए। हमने देखा, देखिए बहुत पहले हमने एक वीडियो बना करके आपको बता दिया है, ये द्वितीय और द्वादश भाव से हमारे नेत्र का भी विचार किया जाता है। और अगर 12वें भाव में राहु बैठे हैं, छठे में केतु बैठे हैं, शेषनाग नामक काल सर्पदोष का निर्माण हो रहा है, तो हमारे आंखों में भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। ये था हमारा 12 प्रकार का काल सर्पदोष। अब ये 12 प्रकार का काल सर्पदोष बन तो गया, हमने सारी समस्या तो बता दी कि इसमें रहेंगे तो ये समस्या, इसमें रहेंगे तो ये समस्या। तो समस्याओं का निवारण भी तो होता है। अगर ये समस्या बन रही है तो इसका निवारण कैसे होगा? बहुत सरल तरीका। आप काल सर्पदोष शांति के लिए यदि बहुत बड़ी पूजा नहीं करवा सकते तो आप एक सामान्य सा रुद्राभिषेक करवा दीजिए। रुद्राभिषेक किसी उचित स्थान पे करवाइए। जैसे आप करवा सकते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो नासिक में है, या महाकाल मंदिर उज्जैन में करवा सकते हैं। नाग मंदिर ग्वारी घाट जो जबलपुर में है वहां भी होता है। आप सिद्ध शक्तिपीठ कालीपीठ कलकत्ता में है, वहां करवाइए रुद्राभिषेक। नाग देवता की पूजा करवाइए। त्रियुगी नारायण मंदिर एक है यहाँ पे केदारनाथ में, यहाँ करवाइए। गरुड़ गोविंद छठीकरा वृंदावन में, वहां करवाइए। अगर आप रुद्राभिषेक भी नहीं करवा सकते, ध्यान से सुनिएगा, आप रुद्राभिषेक से काल सर्पदोष की एक पूजा होती है, आप किसी योग्य पंडित जी से मिल करके करवा सकते हैं। नहीं करवा सकते, सामान्य सा एक रुद्राभिषेक करवा दीजिए। अगर ये भी करवाने में आप सक्षम नहीं हैं तो आप प्रत्येक माह में पड़ने वाली जो मास शिवरात्रि होती है, ये हर महीने पड़ती है, उस दिन आप व्रत कीजिए। आप एक छोटा सा चांदी का नाग नागिन बनवाइए, उसकी विधिवत पूजा कीजिए, उसके बाद उसको जल में प्रवाहित कर दीजिए। आप ये भी कर सकते हैं कि काल सर्पदोष का निवारण आप नहीं उस तरह करवा सकते हैं
तो सर्प मंत्र से हवन करवा दीजिए, या आप बहते हुए जल में कोयला अर्पण कर दीजिए। तुलसीदास कृत रुद्राष्टकम का पाठ करिए। नहीं कर सकते हैं किसी से करवाइए, सुनिए। आप पंचाक्षर स्रोत का नियमित रूप से पाठ करिए। आप ये करके देखिए, हमने जितना भी जो कुछ बताया समस्या, बहुत हद तक आपको निदान मिल जाएगा। आपके जीवन में जो संघर्ष आ रहे थे, संघर्षों से आपको बहुत ज्यादा निजात मिलेगी, बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। तो हमने प्रयास किया आज आपको बहुत सरल शब्दों में समझाने के लिए। काल सर्पदोष है क्या, इसके लक्षण क्या हैं, इसका निवारण कैसे किया जाए। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर जल्द ही मिलते हैं एक नए कार्यक्रम के साथ, एक रोचक जानकारी के साथ, जो आपके जीवन में बदलाव जरूर लेके आएगी। तब तक के लिए जय श्री राम।